ठीक है, तो जो अर्लियर क्लास में, लास्ट क्लास में हुआ था हमारा कि कोई भी स्टैंडिंग वेव जो होती है उसका जो फॉर्मूला हमने निकाला था y इक्वल टू 2a साइन के एक्स और दूसरा क्या था कॉस ओमेगा टी, ये था। तो लास्ट क्लास में हमने डराइव कर दिया था कि ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जब दोनों तरफ जो स्ट्रिंग जब रिजिड बाउंड्री होती है, जब रिजिड बाउंड्री थी तो उस केस में जब x इक्वल टू 0 लिया गया था तो ये पॉइंट क्या आता है, जैसे x इक्वल टू 0 पे ये नोड होता है और बाउंड्री पे हमेशा क्या हो रहा था, ये हमेशा 0 हो रहा था, मतलब नोड बन रहा था। मतलब ये साइन के एक्स की वैल्यू आपकी बाउंड्री पे, मतलब के एक्स क्या होगा, के एक्स जो होगा आपका ये n पाई हो जाएगा, क्योंकि ये जो साइन के एक्स मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी नोड होगी तो ये वैल्यू 0 होगी। अब ये वैल्यू 0 होगी तो 0 कब हो सकती है, जब के एक्स की वैल्यू n पाई के बराबर होगी। ठीक है, और k की वैल्यू हमने क्या लिया था 2 पाई बाई लैम्डा x इक्वल टू n पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई थी n लैम्डा बाई 2। ठीक है, और जब बाउंड्री n लैम्डा बाई 2, ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन मतलब x की वैल्यू l हो रही है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही थी हमारी। तो यहाँ से x की वैल्यू जब l हो गया तो l इक्वल टू n लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गया 2l बाई n। ठीक है, और क्या देखा गया था, वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी क्या था हमारा लैम्डा इंटू न्यू होता है, तो न्यू की वैल्यू क्या थी v बाई लैम्डा। तो यहाँ से जो न्यू आ रही थी, फ्रीक्वेंसी जो आ रही थी, ये हो गया तुम्हारा n, ये वैल्यू पुट कर दो लैम्डा की जगह nb बाई 2। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे n क्या है तुम्हारा 1 2 3 4, और इसी को हम लोग पहले वाले को क्या बोले थे, जब n की वैल्यू 1 है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोगों ने क्या बोला था फंडामेंटल मोड या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और उसके बाद 2 को बोले थे सेकंड हार्मोनिक्स, 3 को थर्ड हार्मोनिक्स, 4 को फोर्थ हार्मोनिक्स, ऐसे करके चलता गया था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। इसको फर्स्ट को फंडामेंटल बोलते हैं और इसी को हम लोग फंडामेंटल मोड बोलते हैं, और या इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स। ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स, क्लियर है। तो ये तो तब केस हो गया जैसे हम लोग का सितार होता है, गिटार होता है, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वायलिन होता है, उसमें दोनों एंड तुम्हारे क्या होते हैं रिजिड होते हैं। तो ये रिजिड के केस में हो गया। अगर दोनों बाउंड्री तुम्हारे रिजिड हो गए तो आपका ये कंडीशन हो गया। क्लियर, मतलब दोनों तरफ तुम्हारा क्या हो रहा है कि ये आपका 0 हो रहा है, मतलब नोड क्रिएट हो रहा है। अब देखो एक दूसरा केस ले लो जिसमें एक तरफ ओपन रहे, जैसे आपका, अब देखो यहीं से मैं कहानी यहीं से समझना है इसी चीज़ से। जैसे मान लो कोई एयर, जैसे मान लो तुम्हारा एक पाइप है ऐसे करके जिसके अंदर एयर फिल किया गया है और इसमें आपने वाटर फिल कर दिया है। तो वाटर फिल कर दिया, अब इसमें जब आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जब आप यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से जब इसको करते हैं तो यहाँ भी तुम्हारा सेम चीज होता है, जो तुम्हारा स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो रही है। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है वाटर है, तो ये पॉइंट तुम्हारा रिजिड बाउंड्री की तरह काम करता है, और ये वाला तुम्हारा क्या है एयर है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये रिजिड हो गया, हाँ, और ये तुम्हारा लूज बाउंड्री हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा वेव चलती है ना, जैसे इस केस में हमने कैसे देखा था स्ट्रिंग में, ये आपका पहली जो सबसे आई थी बेसिक चीज़ ऐसे आई थी, याद है। ये नोड था, ये नोड था, बीच में क्या था, ये एंटी नोड था। एक और बना देते हैं, 2 केस में जब लिए थे तो हम लोग ऐसे करके लिए थे, नोड 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 और एंटी नोड। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, अगर मान लो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी जो तुम्हारी बेसिक बन रही है ऐसे करके, मतलब अगर इसको x इक्वल टू 0 मान लिया जाए तो ये तुम्हारा x इक्वल टू l है। तो x इक्वल टू l पे यहाँ क्या बन रहा है, ये देखो ये आपका नोड बन रहा है, यहाँ पे आपका एंटी नोड बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज़ एंटी नोड की कंडीशन का पूरा करेगा जब, ठीक है, जब kx की वैल्यू किसके बराबर होगी पाई बाई 2, मतलब n प्लस हाफ पाई बाई 2। ये समझ में आया।
भाई ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, एंटीनोड में क्या होगा, मतलब ये जो एम्पलीट्यूड होता है, ये तो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम कब होगा, जब ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, 1 होती है, 1 या प्लस माइनस 1। तो 1 तुम्हारा, ये 1 प्लस माइनस 1 कब होगा, जब ये वैल्यू प्लस π/2 या माइनस π/2 या उसकी अगली वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसको ऐसे भी समझ सकते हो या इसको ऐसे भी समझ लो। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जैसे π/2 है, हाँ तो हाँ ठीक है, नहीं n π/2 नहीं होगा तो मान लेते, ठीक है मान लो तुमने n π/2 लिख दिया। जैसे देखो अगर तुमने n π/2 लिख दिया तो n की वैल्यू 1 रखने पे तो π/2 मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन जहां n तुमने 2 रखा है तो 2 पे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये नोड बन जाएगा। तो नोड नहीं चाहिए तुम्हारा, क्या चाहिए ये पाई। देखो बेसिकली इसको अगर तुम ऐसे समझो तो ये π/2 पे होना चाहिए, अगला कब होना चाहिए 3π/2 पे होना चाहिए, अगला कब होना चाहिए 5π/2 पे होना चाहिए। इस सब पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, चाहे तो +1 आएगी चाहे तो वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो ये 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। तो कोई नंबर हमेशा ऑड में आ रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2n+1, हाँ ऐसे लिख दो। तो n की वैल्यू 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3 हो जाएगा। तो यानी कि 2n+1 π/2। समझ में आया ये, यहाँ तो समझ में आया कि x। अब k की वैल्यू फिर से रख दो, k की वैल्यू 2π/λ, तो ये हो गया 2π/λ। देखो मैं 2 फार्मूला साथ बना दे रहा हूँ। अगर ये तुम्हारा 2n+1, यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, m लिख देता हूँ, m π/2। तो यहाँ पे m क्या होगा हमेशा ऑड। समझ में आ गया, दोनों में ड्राइव करके आपके बुक में ये दिया, कुछ बुक में ऐसे देता है। तो अगर 2π/λ इंटू x हो गया तो ये हो गया आपका 2n+1 π/2, ठीक है। तो यहाँ से पाई से पाई कट गया तो x कितना आ जाएगा, x आपका आ जाएगा 2n+1 λ/4, या इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगा m λ/4। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी 0, 1, 2, 3, और यहाँ m की वैल्यू क्या होगी ऑड। अब तक समझ में आया, हाँ। जैसे हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन x = l किया था, वैसे यहाँ पे x = l पे x = l इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x = l रखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर x = l रखोगे तो l = m, मतलब ये पहले रख लो 2n+1 λ/4। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, देखो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई 4l/2n+1, या लैम्डा की वैल्यू 4l/m, लेकिन m क्या है यहाँ पे ऑड है। तो देखो ये दोनों फॉर्मूला एक तरह से देखा जाए तो एकदम मैच कर रहा है। यहाँ पे लैम्डा क्या होता है 2l/n, लेकिन n क्या होता है यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है 1, 2, 3, 4। यहाँ पे क्या होता है 2l/n नहीं होता है, ये 4l/n होता है, और m क्या होता है तुम्हारा यहाँ पे ऑड नंबर हुआ। अच्छा न्यू क्या हो जाएगा, न्यू आपका क्या होता है फॉर्मूले से v/λ, ठीक है। न्यू क्या होता है v/λ, तो v/λ, तो लैम्डा की वैल्यू चाहो ये रख दो तो क्या हो गया 4l, ऊपर हो गया 2n+1, या दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया v/4l, हाँ vm। तो देखो यहाँ पे क्या है nv/2l है, यहाँ पे क्या है इसको ऐसे लिख लो mv/4l। इस केस में तुम्हारा आपका एक एंड आपका ओपन हो गया, एक एंड आपका क्लोज हो गया, ठीक है। अब इसके कुछ फिगर्स बना लो समझने के लिए, देखो हाँ लिख लो इसको पहले, ठीक है। तो ये जो 3 फिगर्स बने हैं, तो अगर m की वैल्यू तुम 1 कर देते हो, m तो ऑड होना चाहिए, तो m की वैल्यू 1 कर दोगे तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी तुम्हारा, ये न्यू 1 क्या होगा तुम्हारा v/4l, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा न्यू 2 क्या होगा
2 नहीं होगा, 3 3v/4l और न्यू 3 क्या होगा तुम्हारा 5v/4l। तो यहाँ पे देखो जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को फंडामेंटल मोड, ठीक है, फंडामेंटल मोड। या इसको हम लोग ये देखो, इसको मैं 1 नहीं, इसको आप लिखो 1 2 3, इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स, और ये क्या हो गया थर्ड हार्मोनिक, और ये क्या हो गया फिफ्थ हार्मोनिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसी को हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, फर्स्ट हार्मोनिक्स। ये आपका थर्ड हार्मोनिक्स, और ये हो गया आपका फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो यहाँ पे देखो जो हार्मोनिक्स है, इसमें अगर फ्रीक्वेंसी देखा जाए v/4l, 3v/4l, अगर रेशियो पूछा जाए तो क्या हो रहा है रेशियो 1:3:5। तो जब वन एंड क्लोज होता है, वन एंड ओपन होता है, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये कौन सा रूल फॉलो कर रही है, ऑड हार्मोनिक्स। और जब दोनों एंड क्लोज था तब कौन सा था तुम्हारा था, तब एकदम सीक्वेंस में चल रहा था 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ऑड हार्मोनिक्स में आपका फ्रीक्वेंसी फॉलो करती है, ठीक है, क्लियर। देखो एक टर्मिनोलॉजी ओवरटोन करके लिखा है बुक में, लेकिन कई बार ये मतलब क्वेश्चंस में रहते हैं ओवरटोन्स। देखो ये फंडामेंटल मोड हो गया, तो यहाँ हार्मोनिक्स में तो क्लियर है, मतलब जब तुम्हारा वन एंड तुम्हारा क्लोज है, वन एंड ओपन है, तो तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक। पहला जो मोड है उसको बोलते हैं फंडामेंटल मोड। ये तुम्हारा क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या हो जाएगा सेकंड ओवरटोन, ठीक है। और जो इसके पहले तुमने किया था, जब दोनों तरफ दोनों रिजिड था, रिजिड जब था हमारा, रिजिड के केस में क्या था, ये जो केस था हमारा, ये कौन सा मोड था हमारा, ये फंडामेंटल मोड था। फंडामेंटल मोड इसको बोलते थे, ये लिख लीजिएगा, फंडामेंटल मोड, या इसको बोले थे फर्स्ट हार्मोनिक, ये बोले थे फर्स्ट हार्मोनिक्स। और जब ये तुम्हारा इस तरह बनता है तो ये क्या कहलाता है आपका सेकंड हार्मोनिक्स, सेकंड हार्मोनिक्स, और या इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। ऐसे सिमिलरली फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन्स, ओवरटोन्स, हाँ, ये फंडामेंटल मोड हो गया, और फर्स्ट हार्मोनिक्स, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सेकंड हार्मोनिक्स, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ऐसे से ठीक, ऐसे चलता जाता है। तो ओवरटोन मतलब क्या होता है, पहला फंडामेंटल होता है, दूसरे को फर्स्ट ओवरटोन बोल देते हैं। हार्मोनिक्स में लेकिन ऐसा नहीं होता, हार्मोनिक्स हमेशा फर्स्ट के बाद इसमें थर्ड बोलते हैं हम लोग। सेकंड हार्मोनिक्स इसमें क्या होती है, एब्सेंट है समझो, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक इसमें एब्सेंट होती है, क्लियर है, ठीक है। एग्जाम्पल 15.5 जो 15.5 है, इसमें क्या है कि एक ऑर्गन पाइप है जो कि दोनों तरफ से ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है। तो दोनों तरफ से ओपन हुआ, अगर मान लो देखो ऐसे करके, तो इसमें क्या होगा, जो पहला जो तुम्हारा फंडामेंटल होगा ये ऐसे करके होगा, ठीक है। इफ आर्गन पाइप लिख लो, ओपन फ्रॉम बोथ साइड, 15.5, ठीक है। आर्गन पाइप ओपन फ्रॉम बोथ साइड, ऐसे बना लो, हाँ ठीक है, पाइप लिख लो, पाइप्स ओपन फ्रॉम बोथ साइड, पाइप्स ओपन फ्रॉम बोथ एंड। तो जब दोनों एंड से अगर कोई पाइप ओपन है, देखो जैसे ये आपका, जैसे स्ट्रिंग के केस में हमने क्या देखा था, स्ट्रिंग में हमारा क्या था, दो नोड और एक एंटी नोड था, नोड था, बीच में एक एंटी नोड था। इसमें क्या होगा, इसमें देखो, हाँ, इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, इधर नोड, ठीक है। जैसे सेकंड केस में यहां पे क्या था, सेकंड केस में यहां पे क्या था, जब रिजिड था आपका एंड पे, तो ये आपका नोड था, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड।
तो यहाँ पे क्या होगा, हाँ यहाँ उल्टा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड और एंटी नोड। तो सिनेरियो, ये जो दोनों सिनेरियो है ना, दोनों सिनेरियो आपका एक ही है। तो जो फार्मूला इसमें आता है वही फार्मूला तुम्हारा इसमें आएगा। तो इसमें फार्मूला हमारा क्या था, फ्रीक्वेंसी का क्या था, न्यू इक्वल टू NV बाई 2L, यही था। तो जो फंडामेंटल हो गया तुम्हारा क्या हो गया, ये फंडामेंटल जो हो गया ये V बाई 2L, ये हो गया V, ये 2V बाई 2L। बेसिकली ये फॉर्मूला, जैसे कई बार क्या होता है कि अगर ना याद आ रहा तो बड़ा सिंपल तरीका है कि ये एक लैम्डा का, देखो ये वेव का एक पार्ट होता है, तो ये वेव का कितना पार्ट हुआ, हाफ पार्ट हुआ, ये वेव का क्या पार्ट हुआ, ये पूरी एक वेव हुई, ये लैम्डा की बात हो गई। तो इसमें तुम्हारा लैम्डा तुम्हारा ही बेसिकली L है, लैम्डा ही तुम्हारा L है। तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बाई लैम्डा। तो वेलोसिटी बाई लैम्डा, यहाँ लैम्डा क्या है, L है, तो V बाई L हो गया। तो वही फॉर्मूले से 2V बाई 2L आ रहा है। क्लियर? कल को जब 3 हो जाता है, एक और कर लेते हैं, कल को जैसे 3 हो जाता है इस तरह, तो इसका भी ऐसे बना लो एक, इसमें कितना हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ज़्यादा बन गया है, नहीं एक ज़्यादा बन गया है, एक ज़्यादा बन गया है, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक। तो अब इस केस में क्या हो, कितना वेव का पार्ट है ये, न्यू क्या होगा तुम्हारा, वेलोसिटी बाई, यहाँ पे तुम्हारा लैम्डा एक और एक हाफ लैम्डा है, मतलब L की वैल्यू किसके बराबर है, 3 लैम्डा बाई 2 के। तो लैम्डा किसके बराबर हो गया, 2L बाई 3, 2L बाई 3। तो यहाँ हो जाएगा 2L बाई 3। तो वही फॉर्मूले से भी चलोगे, NV बाई 2L, तो 3V बाई 2L। तो ये मेथड जो बता रहा हूँ ना, ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, समझ में आ गया ये, कर लो। 333 वो दे जाएगा। इसमें ये जो चीज़ है, इसमें पूछा जाए कि इस पॉइंट, इस केस में या इसके पहले वाले केस में जब हमने वन एंड क्लोज और वन एंड ओपन लिया था, पूछा जाए प्रेशर हाई किधर है और लो किधर है। ये आपके बुक में लिखा है, ये प्रेशर हाई किधर है, लो किधर है। देखो इधर ध्यान से देखो, जैसे ये वाला केस, दोनों केस समझ लो ध्यान से। मान लो तुमने एक एंड को ऐसे वाटर डाल दिया, तो ये एंड आपका रेजिड हो गया, ऐसे करके था ना, ये सबसे सिंपल केस था। तो ये चीज़ बता क्या रही, जो ये क्या बताइए, ये ऐसा बता रहा है कि जो यहाँ पे पार्टिकल है ना, ये वाइब्रेट करते हैं तुम्हारे, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है ये वाइब्रेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, तो ये ऐसे से वाइब्रेट कर रहा है, मतलब इसका एम्पलीट्यूड सबसे हाई है, तो उसको ऐसे दिखाया गया है। इस वाला पार्टिकल का यहाँ पे आपका वाइब्रेशन नहीं हो रहा है, एकदम रुका हुआ है। इस पॉइंट पे वाइब्रेशन यहाँ पे इतना इतना हो रहा है, तो ऐसे दिखाया गया है। तो कहने का मतलब कि ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ऐसे ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहा है, ये वाला पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है मैक्सिमम। तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा, प्रेशर अगर तुम्हारे ऊपर ज़्यादा कर दिया तब तुम ज़्यादा हिल पाओगे कि कम प्रेशर पे हिल पाओगे तुम, हाँ? तो अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तो ये पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएगा। तो हाई प्रेशर कहाँ है आपका, ये पॉइंट आपका हाई प्रेशर है, हाँ नोड पे आपका हाई प्रेशर है। समझ में आ गया। तो जितने नोड हैं एयर कॉलम में वो आपके हाई प्रेशर हैं, और जितने तुम्हारे एंटी नोड हैं वो तुम्हारे लो प्रेशर हैं। क्लियर है, इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिए। मतलब जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है समझो, वहाँ पे जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है मतलब ऑलमोस्ट कम है, वहाँ पे प्रेशर हाईएस्ट है, और जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हाईएस्ट है वहाँ प्रेशर आपका लोवेस्ट है। ठीक है, देखो बीट्स, अभी तक देखो जो इंटरफेरेंस फिनोमेना हमने देखा था, इसके पहले जो अभी देखा इंटरफेरेंस, इसमें जो इंटरफेरेंस टू वेव्स में हो रही थी, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम थी, एग्जैक्टली सेम थी, याद है। इवन एम्पलीट्यूड भी सेम था, एम्पलीट्यूड तुम वेरी कर सकते हो लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी, मतलब दोनों में हमने ओमेगा टी और ओमेगा टी लिया था, बट डिफरेंस क्या लिया था, एक में फेज डिफरेंस फाई ले लिया था।
ठीक है, एग्जैक्टली दोनों केस में हमारा जो फ्रीक्वेंसी था वो सेम था। अब बीट्स में क्या होता है कि ये लिखा है कि देखो, व्हेन टू हार्मोनिक साउंड वेव ऑफ क्लोज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, तो मतलब यहाँ क्लोज फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज किया है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग नहीं है। क्लोज फ्रीक्वेंसी, क्लोज फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि अगर एक की फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है तो दोनों की ओमेगा, दूसरे की ओमेगा 2, लेकिन ये ओमेगा 2 ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपस में क्या है, बहुत ही क्लोज है। जैसे मान लो ये 500 है तो ये मान लो 502 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, बहुत ही हाई डिफरेंस ना रहे दोनों में, ठीक है। तो ये पहली क्राइटेरिया हो गई इसकी, मतलब बीट तभी सुनाई देगा कि टू वेव्स तुम्हारा आपस में इंटरफेयर करे, लेकिन उसमें फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, हमारी क्लोज फ्रीक्वेंसी। क्लियर है ये? हाँ, अब देखो, जो वेव का हमारा फॉर्मूला था क्या था, y इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। तो मान लो उस पॉइंट की बात कर रहे हैं जो ओरिजिन की बात कर रहे हैं, मतलब x की वैल्यू हम ले लेते हैं 0, एक स्पेशल केस, मतलब देखो वेव कहीं चलते आ रही है, किसी पॉइंट पे इंटरफेयर कर रही है, कहीं से और आ रही है, इंटरफेयर कर रही है, तो जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं उसी को हमने ओरिजिन मान लिया है, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 0 हो गई, और फाई को मान लीजिए आप π/2, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू ए साइन माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, उस पॉइंट पे उस पार्टिकल का ये मोशन हो गया, बेसिकली इट्स एसएचएम मोशन। तो देखो ये y इक्वल टू, अब y भी नहीं लेंगे क्योंकि y क्या होता है ना, जब x डायरेक्शन में y तुम्हारा परपेंडिकुलर, तो ये चूंकि यहाँ पे कौन सी वेव चलती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है, तो इसको हम क्या लिखेंगे s, तो s इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ये समझ में आ गया कहाँ से हम लोग इसको ले आए, क्योंकि ये चीज डायरेक्ट लिख दी गई है हर जगह, समझ में आ गया। s इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी क्या आ गया, कहाँ से आ गया, मतलब उस पॉइंट का तुम्हारा ये मोशन है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे दो वेव आ रही है, ठीक है, दो वेव आ रही है, तो एक वेव को लिख लो s1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा 1t, मतलब दोनों वेव तुम्हारा देखो, एक ये हो गया, दूसरा वेव क्या हो गया, ए कॉस ओमेगा 2t, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड ना अलग अलग है, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एम्पलीट्यूड हमने क्या किया है, सेम ले लिया है। हाँ नहीं, क्लोज नहीं, क्लोज फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड, हाँ एम्पलीट्यूड सेम लिया गया है, दोनों मतलब सेम एम्पलीट्यूड है, जो वेव है ना दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, ये जो ए सेम लिया गया है, बस फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। अब तुम्हारा जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा एस इज इक्वल टू s1 प्लस s2, मतलब अगर इसको करोगे तो ए कॉस ओमेगा 1t प्लस ए कॉस ओमेगा 2t, समझा है। तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या है, ए कॉस ओमेगा 1t कॉस ओमेगा 2t, फॉर्मूला क्या है हमारा कॉस सी प्लस कॉस डी का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस, हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2a कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 t इंटू कॉस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 t, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा, इसको आप मान लीजिए ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाई 2 को इसको ओमेगा बी मान लीजिए, और इधर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 को ओमेगा ए मान लीजिए। ओमेगा ए मतलब ये एवरेज है, दोनों का एवरेज हो गया ना, ये दोनों डिफरेंस किया गया, तो ये चीज़ क्या आ गई आपकी 2a कॉस ओमेगा बी टी इंटू कॉस ओमेगा ए टी, ठीक है। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो इक्वेशन आया है s इज इक्वल टू 2a कॉस ओमेगा बी टी
cos omega a t. Omega is nothing but average of these two frequency, omega 1 plus omega 2 by 2. ठीक है, तो ये देखो अगर इसको देखा जाए, अगर इसको आप ब्रैकेट में कर दो तो जो रिजल्टेंट वेव आपकी आ रही है, जो रिजल्टेंट जो पार्टिकल का जो मोशन देख रहे हो, क्या देख रहे हो, वो भी SHM है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? ये जो एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड भी किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मतलब टाइम के साथ आपका एम्पलीट्यूड भी आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसी के चलते यहाँ पे मतलब देखो ये चीज़ क्या हो सकती है, ये मतलब cos ओमेगा बी टी की वैल्यू क्या हो सकती है? ये तुम्हारा मैक्सिमम वैल्यू प्लस जा सकती है, मिनिमम वैल्यू +1 से लेके -1 तक ये फ्लक्चुएट करेगी। तो ये चीज़ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। मतलब वहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो तुम्हारा टाइम के साथ, देखो ये तो हो गया तुम्हारा कि ये SHM कर रहा है, लेकिन एम्पलीट्यूड जैसे वैसे क्या रहता है, SHM कर रहा है कोई पार्टिकल तो सेम एम्पलीट्यूड पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है टाइम के साथ। ठीक है, तो इसको वैक्स एंड वेन्स बोलते हैं। मतलब जो घटता बढ़ता है ना, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव वैक्सेस एंड वेन्स, फ्रीक्वेंसी आपका क्या हो जाता है, इस फ्रीक्वेंसी से ये ऊपर नीचे आपका हो रहा है, ओमेगा बी से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो समझो, जैसे मान लो जैसे पहली फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 आपकी, जैसे बुक में देखो बहुत अच्छे से बताया है फिगर। जैसे मान लो तुम्हारा एक केस ले लो, इसमें मान लो एक की फ्रीक्वेंसी 11 है, एक की फ्रीक्वेंसी 9 है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस में ये 11 बार आ रहा है। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, चलो 7 ही मान लो। ठीक है, और यहाँ तक के बीच में मान लो यार जो 7 हुआ 8 9 10 11, ठीक है, मतलब 11 फ्रीक्वेंसी। अब इतने में ही तुम्हारा दूसरी वाली 9 फ्रीक्वेंसी, 9 मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ये 3 4 5 9, हाँ 9। ठीक है, तो ये 9 फ्रीक्वेंसी है। तो जब ठीक है 9 बना लेना जो भी है। ठीक है, तो जो तुम्हारा रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट वेव आएगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। मतलब इसके बीच में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो तुम्हारा ओमेगा से चलेगी। ठीक है, ये जैसे तुम्हारा कितना 11 से है, ये कितना से है 9 से, तो यानी कि ये फ्रीक्वेंसी कितना रहेगी 10 से रहेगी। लेकिन ये एम्पलीट्यूड इसका टाइम से वैरी कर रहा है। तो ओमेगा बी मतलब क्या हुआ? ओमेगा बी तुम्हारा देखो क्या बताया गया था, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2, मतलब कितना हो गया ये 2/1 हो गया ओमेगा बी। हाँ, तो देखो यहाँ पे ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 क्या होगा, 2 ओमेगा बी हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं बीट्स बोलते हैं। बीट्स मतलब, तो ये वैल्यू मैंने 11 लिया, वैल्यू मैंने 9 लिया, तो मतलब 2 बीट्स। मतलब ये तुम्हारा इसको ऐसे बनाया गया है, बेसिकली कॉस वेव बनाई गई थी। मतलब ये ऐसे समझो कि ये बनाना थोड़ा इसको टफ है। मतलब कहने का मतलब कि ये जो वेव बनेगी ना, ये ऐसे मैक्सिमम है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये कम हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये फिर बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये देखो ऐसे करते हुए फिर ऐसे करते हुए ये मतलब ये तुम्हारा मैक्सिमम होते हुए मिनिमम हुआ, मतलब मिनिमम होता फिर मैक्सिमम हुआ, फिर क्या होगा, ये फिर ये करते हुए फिर मिनिमम हुआ। तो कितना बीट्स है, ये बीट तुम्हारा 2 है। मतलब ये तो जैसे यहाँ से लेके 1 साइकिल हुआ और फिर ये फिर ऐसे आपका। तो कहने में तो जब तुम इस पॉइंट पे खड़े रहोगे, जिस पॉइंट पे तुम खड़े रहोगे, तो तुमको कैसा सुनाई देगा? पहले तुमको आवाज़ लगेगी तेज आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यही तुम्हारा बीट्स होता है ये। मतलब तुम्हें क्या लगेगा कि पहले आवाज़ तेज आ रही है, फिर अचानक आवाज़ क्या हो गई, कम हो जाएगी, फिर क्या होगी, आवाज़ तेज हो जाएगी, फिर आवाज़ धीमी हो जाएगी। और कितनी बार होगी, ये तुम्हारा जो दोनों फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बीट बोलते हैं। तो 2 बीट्स मतलब ये तुम्हारा समझो कि 2 बार तुम्हारा ये बीट, मतलब 2 बार तुम्हारा ये कम हो गया, मतलब 2 वेव कंप्लीट हो रही है ये।
तो ये जो फिनोमेना जनरली जब डिज़ाइनिंग करते हैं, कोई हम लोग एम्पी थिएटर या मूवी हॉल डिज़ाइनिंग करते हैं ना, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो तुम्हारा जो मैंने ओरिजिन लिया था, तुम ऐसे पॉइंट पे बैठे हो जहाँ पे तुमको मान लो कि एक डायलॉग सीधे डायरेक्ट आ रहा है स्क्रीन से, और दूसरा मान लो वहाँ से कहीं रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और दोनों के चलते कहीं बीट प्रोड्यूस हो गया, तो तुम बैठे रहोगे ना, और तुमको डायलॉग मतलब ऊपर नीचे होता रहेगा वो, तो तुम सोचोगे क्या गड़बड़ हो गया। तो थिएटर की डिज़ाइन जब की जाती होगी, ध्यान दोगे तो उसमें बहुत सारे देखो होल्स और बहुत सारे एब्जॉर्बर बनाए जाते हैं। एब्जॉर्बर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये चीज़ सेकंड वेव ना जनरेट होने पाए, क्योंकि हाँ साउंड से रिफ्लेक्ट नहीं होती, सीधे साउंड आनी चाहिए, और बाकी सब क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर एब्जॉर्ब नहीं होगी तो बीट सुनाई देगा, तो कुछ समझ में नहीं आएगा वहाँ पे। तो इसी को हम लोग बीट फिनोमेना बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट का, तो न्यू बीट कितना होगा, न्यू बीट कितना हो गया, ये आपका ν1 माइनस ν2, ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15.6, तो दो स्टार स्ट्रिंग ए एंड बी, ए का न्यू है मान लो, का न्यू बी, इनका बीट है 5 हर्ट्ज है। अब ये नहीं पता है मुझे कि ज़्यादा कौन है, दोनों केस हो सकता है ये भी सिनेरियो हो कि आपका न्यू ए इधर है, न्यू बी इधर है, हो सकता है ऐसा भी हो कि न्यू बी माइनस न्यू ए है 5 हर्ट्ज, क्योंकि दोनों में बीट का मतलब क्या है, दोनों में डिफरेंस इतना है, कौन ज़्यादा कौन कम है ये नहीं पता है। ये अगले पार्ट में देखो क्या बोल रहा है कि देन द टेंशन ऑफ द बी इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। बी का टेंशन अगर बढ़ाओगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा, टी इक्वल, फॉर्मूला क्या था उसका वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होता है √T/μ, याद है? किसी भी स्ट्रिंग में जो वेलोसिटी होती है √T/μ होती है। अगर तुम टेंशन को इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, इंक्रीज करेगी। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा NV/2L। तो अगर वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो बी का हम लोग क्या कर रहे हैं, बी की हम लोग जब टाइट कर रहे हैं इसका मतलब बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक है, बी की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि जो न्यू बी डैश है, ये जो नया फ्रीक्वेंसी है ये इंक्रीज कर रहा है, मतलब पहले से ये ज़्यादा हो गया, यही हुआ है। चाहे यहाँ समझ लो चाहे यहाँ समझ लो, दोनों एक साथ में कर रहा हूँ, इसीलिए ये अब बढ़ गया आपका। अब क्या करें, बीट्स कम हो गया, बीट्स कम हो गया, बीट्स कम हो गया ना, बीट कम होकर 3 हो गया। तो न्यू में तुम्हारा अगर ये है तो देखो, अगर ये चीज़ बढ़ रही है, पहले ये तुम्हारा 5 बीट का डिफरेंस था और ये तुमने थोड़ा बढ़ा दिया, तो अगर पहली सिनेरियो जो चल रही है हमारी, तो इसमें आपका बीट 3 आ रहा है, तो ये इसको देखो फुलफिल कर रहा है। क्योंकि इस केस में अगर चलते तुम, अगर इस केस में मान लो पहले न्यू बी ज़्यादा होता है, तो डिफरेंस बढ़ जाता, बीट्स बढ़ जाती है यहाँ पे। तो यानी कि गारंटीड हमारा न्यू में तुम्हारा क्या है, न्यू बी से बड़ा है, न्यू में तुम्हारा न्यू बी से बड़ा है। ठीक है, और क्या बोल रहा है, न्यू ए की फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 427, ये आपका 427 है। तो पूछ रहा ओरिजिनली क्या था, तो ये अगर 427 है तो ये गारंटीड कितना हो गया 422। ठीक है।